Hi guys, now today we'll start NCERT English Class 11 की एक्सरसाइज 1.5। इस एक्सरसाइज के बाकी के क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। वहाँ पर हमने देखा था कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट और वहाँ पर हमने उसके सारी प्रॉपर्टीज़ भी डिस्कस की थी। आज हम यहाँ पर सारे बेसिक वेन डायग्राम्स डिस्कस करेंगे जो आपको सीखना बहुत ज़रूरी है ना। तो टाइम को वेस्ट के बिना आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं वेन डायग्राम। इसे जॉन वेन ने दिया था। उन्होंने हमको ये बताया था कि जो आपके सेट्स या कलेक्शन है उनको वेन डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करो ताकि जो सेट्स है उनके साथ काम करना बहुत इजी हो जाता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स है। आप वहाँ पर देखेंगे कि हम किस तरह वेन डायग्राम को यूज़ करके उन वर्ड प्रॉब्लम को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। वैसे तो आपके जो ये क्वेश्चन होते हैं वर्ड प्रॉब्लम और जो बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं उनको हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो हम आइडेंटिटी का यूज़ करके उसको सॉल्व कर सकते हैं और दूसरा तरीका है वेन डायग्राम के थ्रू। तो जहाँ पर क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया हो वहाँ पर हम आइडेंटिटी का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन इनडायरेक्टली तरीके से पूछा जाता है तो वहाँ पर आइडेंटिटी के साथ वर्क करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो इस तरह की सिचुएशन में हम वेन डायग्राम का यूज़ करते हैं और इसमें हमको समय भी बहुत कम लगता है। अगर हम आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे तो वहाँ पर टाइम भी बहुत ज़्यादा लगेगा, लेकिन वेन डायग्राम के थ्रू बड़े से बड़ा सवाल बहुत आसानी से और बहुत कम समय में कंप्लीट हो जाता है। और इसमें एक बात ये भी है कि अगर हम आइडेंटिटी का ही यूज़ करें तो हमको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कम से कम 6 आइडेंटिटीज को याद करना पड़ेगा, लेकिन वहीं पर अगर हम वेन डायग्राम को यूज़ करें तो हमको बस सिर्फ एक ही तरीका याद करना पड़ेगा। एक ही तरीका याद करके हम सारे टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आइडेंटिटी में हमको 6 आइडेंटिटी को याद करना पड़ेगा, उसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है। तो मुझे तो वेन डायग्राम ही ईजी लगता है, बाकी आपकी चॉइस। जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वहाँ पर मैं आपको सारी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं उनको दोनों तरीके से सॉल्व करके बताऊंगा, वेन डायग्राम के थ्रू भी और आइडेंटिटीज के थ्रू भी, ताकि आपको दोनों मेथड अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं कि हम वेन डायग्राम को किस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जॉन वेन ने हमको ये बताया था कि जो यूनिवर्सल सेट होता है, मतलब कि जो सबसे बड़ा सेट होता है, उसको हम किस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं, रेक्टेंगल के थ्रू, इस टाइप से। ठीक है, मतलब जो भी यूनिवर्सल सेट होगा उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, रेक्टेंगल के थ्रू। और यहाँ पे हमने लिख दिया यू, मतलब कि एक यूनिवर्सल सेट है। देन आपको पता है कि सारे सेट जो होते हैं इससे रिलेटेड वो इसके सबसेट होते हैं। तो अगर हमको इसके सबसेट को रिप्रेजेंट करना हो तो उसको हम किस टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे, उसको हम कोई भी क्लोज्ड कर्व के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे एक कोई सबसेट है यूनिवर्सल सेट का, तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसके अंदर एक क्लोज्ड कर्व बनाकर। तो क्लोज्ड कर्व में हम कोई भी कर्व बना सकते हैं, लाइक हमने यहाँ पर ट्रायंगल बना दिया या एलिप्स बना दिया इस टाइप से, या सर्कल भी बना सकते हैं हम इस टाइप से। तो सबसेट को रिप्रेजेंट करने के तरीके कई हो सकते हैं, लेकिन जनरली हम सिर्फ ये सर्कल का ही यूज़ करते हैं। ठीक है, मतलब ऐसा कंपलसरी नहीं है, हम यहाँ पर दूसरा क्लोज्ड कर्व भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा यूज़ हम सिर्फ सर्कल का ही करते हैं किसी भी सबसेट को रिप्रेजेंट करने के लिए ना। तो अब बात करते हैं कि कोई सेट ए है यूनिवर्सल सेट का सबसेट, तो उसको हम किस टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब मैं आपको अच्छे से रिप्रेजेंट करके बताता हूँ। जैसे ये हो गया एक यूनिवर्सल सेट, इसको मैंने नाम दे दिया यू। ठीक है, अब मुझे इसके अंदर सबसेट बनाना है, सबसेट ए। ठीक है, मतलब कोई सेट ए है तो उसको मैं किस टाइप से रिप्रेजेंट करूंगा। तो आपको पता है कि जो एलिमेंट ए में होंगे वो ऑलरेडी यू में तो प्रेजेंट होंगे ही होंगे। तो यहाँ पर मुझे सेट ए को रिप्रेजेंट करना है, तो उसको हम इस टाइप से सेट करके बता देते हैं कि ये सेट ए है। शेडिंग आपको बहुत आराम से करना है, ये लाइन्स बाहर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, मेरे पास टैबलेट है इस कारण ये एकदम क्लियर नहीं बन पा रहा, ओके, लेकिन आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गया सेट ए को रिप्रेजेंट करने का तरीका। अब अगर हम बात करें कि हम ए के कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करें, तो आपको पता है कि सेट ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। तो सेट ए के कॉम्प्लीमेंट में वो एलिमेंट्स होंगे जो कि यूनिवर्सल सेट में तो प्रेजेंट होंगे, लेकिन वो सेट ए में प्रेजेंट नहीं होंगे। आपको पता है कॉम्प्लीमेंट हम किस टाइप से फाइंड करते थे, यू में से उस सेट को रिमूव करके। तो अगर हमको इसका वेन डायग्राम बनाना होगा तो हम किस टाइप से बनाएंगे, बहुत आसान है। आपको पता है कि अभी हमने क्या किया, सेट ए को रिप्रेजेंट किया था तो हमने इसको सेट किया था। अब जब हमको इसे कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंट करना है तो इसको छोड़ के बाकी सारा इसका क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया सेट ए। देन इसको हम छोड़ देंगे, मतलब ये वाला पोर्शन छोड़ देंगे, क्योंकि आपको पता है कि हम कॉम्प्लीमेंट में ए के एलिमेंट को इंक्लूड नहीं करते हैं।
तो बाकी कौन सा पोर्शन बचा आपका, ये वाला। तो इस पूरे पोर्शन को हम शेड कर देंगे, ये हो जाएगा ए का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब अगर आप सोच रहे हैं कि शेडिंग से हमको क्या सीखने को मिल रहा है, तो वेन डायग्राम को यूज़ हम दो तरीके से करते हैं। एक तो ये शेडिंग करके, जो आपको सिर्फ समझने के लिए यूज़ किया जाता है, और जब आप इसको अच्छी तरीके से समझ जाएंगे तो हम इसके नेक्स्ट लेवल पर भी वर्क करेंगे, जो होता है इसके एलिमेंट्स के नंबर के साथ वर्क करना, जो आप देखेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में, इसका नेक्स्ट लेवल। अभी हम शेडिंग से सिर्फ ये समझ रहे हैं कि कौन सा पोर्शन किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। देन नेक्स्ट एक्सरसाइज में जब हम इसके एलिमेंट्स के नंबर पर वर्क करेंगे, वहाँ पर हम इस टाइप से शेडिंग नहीं करेंगे। ठीक है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पर शेडिंग कर रहा हूँ, ये सिर्फ बेसिक है। ठीक है, देन अभी हमने ए कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट किया, अब हम मल्टी सेट को रिप्रेजेंट करेंगे, जिससे अभी हमने सिर्फ सेट ए को रिप्रेजेंट किया था। अगर यहाँ पर दो सेट हो, सेट ए और सेट बी, या फिर मल्टी सेट हो सी डी, तो उसको हम किस टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे उसको भी यहाँ पर देख लेते हैं। एक यूनिवर्सल सेट ले लिया मैंने यू, आपको पता है यूनिवर्सल सेट में सेट ए के एलिमेंट भी प्रेजेंट होंगे और सेट बी के एलिमेंट भी प्रेजेंट होंगे। ठीक है, देन इसमें अगर मुझे सेट ए और सेट बी इन दोनों को रिप्रेजेंट करना है, तो उसके भी दो सिचुएशन है। एक सिचुएशन तो ये है कि सेट ए और सेट बी दोनों में आपस में कोई भी रिलेशन ना हो, मतलब कि सेट ए के एलिमेंट और सेट बी के एलिमेंट बिल्कुल अलग हो। जैसे यहाँ पर मैंने एलिमेंट ले लिया 1, 2 और 3, देन और यहाँ पर ले लिया 4, 5 और 6, इन दोनों के एलिमेंट में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो इस सिचुएशन में हम इसको किस टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे, सिंपल तरीके से ए को हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया, और ऐसा ही बी को हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया अलग से। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पर ए को सर्कल से रिप्रेजेंट कर सकते हो, और कंफ्यूजन हो रहा हो तो बी को ट्रायंगल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, वो भी गलत नहीं होगा। ठीक है, वो तो जनरली हम सर्कल का यूज़ करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर सर्कल ही लिए हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जब सेट ए और बी को हमको रिप्रेजेंट करना होगा, तो हम दोनों सेट को यहाँ पर शेडेड कर देंगे। ठीक है, इस कंडीशन में इन दोनों सेट में आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है। अब अगर मैं यहीं पर इन दोनों के एलिमेंट कॉमन एलिमेंट कर दूं, ठीक है, जैसा मैंने यहाँ पर क्या 1, 2, 3, और यहाँ पर मैंने कॉमन एलिमेंट ले लिए 3, 4 और 5। अब आपको दिख रहा है यहाँ पर एक एलिमेंट कॉमन है, 3 इसमें भी और 3 इसमें भी है। तो इस कंडीशन में वेन डायग्राम इस टाइप से नहीं बनेगा, उसमें क्या होगा कि आपको कॉमन वाला पार्ट भी बताना पड़ेगा, मतलब कि दोनों सर्कल आपस में इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, ये हो गया ए, और यहीं पर हो गया सेट बी भी। ठीक है, और एक एलिमेंट इसमें कॉमन आ रहा है, तो दोनों आपस में क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, इसको नाम दे दिया हमने सेट ए, उसको नाम दे दिया सेट बी। और आप देख रहे हैं जो कॉमन एलिमेंट था, तो इन दोनों में जो कॉमन पार्ट आ रहा है वो ये आ रहा है। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं इंटरसेक्शन, क्योंकि इसी कंडीशन में दोनों सर्कल आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और ये वाला कॉमन पार्ट हो जाएगा। तो आपको पता है इंटरसेक्शन हम जब भी फाइंड करते हैं उसमें क्या करते हैं, कॉमन पार्ट ही फाइंड करते हैं, तो उसका इंटरसेक्शन ये हो जाएगा जो मैंने अभी शेडेड किया है। ठीक है, तो जब भी दो सेट आपस में रिलेटेड होंगे तो हम इस टाइप से वेन डायग्राम उसका बनाएंगे। ठीक है, देन इन दोनों को हम शेडेड कर देते हैं। अब बात करते हैं ए यूनियन बी की, कि इसको हम वेन डायग्राम के थ्रू किस टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे। तो आप जानते हैं कि यूनियन मतलब क्या होता है कि इसमें दोनों साइड के एलिमेंट्स आएंगे, और जो दोनों में कॉमन होगा वो सिर्फ एक बार आएगा। हम यहाँ पर देखते हैं उसको भी। तो मैंने यहाँ पर डायग्राम कॉपी कर लिया है, और अब हम इसका यूनियन कर रहे हैं। तो यूनियन में क्या होता है कि दोनों सेट के एलिमेंट्स आते हैं, तो ए के एलिमेंट्स भी आएंगे और बी के एलिमेंट्स भी आएंगे। ठीक है, और जो दोनों में कॉमन है वो एलिमेंट हम यहाँ पर एक बार ही काउंट करेंगे, मतलब ये बीच वाला पार्ट हम सिर्फ एक बार ही इसमें काउंट करते हैं। तो ये जो डायग्राम होगा ये होगा आपका ए यूनियन बी का डायग्राम। ठीक है, इस टाइप से प्रेजेंट करेंगे उसको। देन अगर वहीं पर हमको बी यूनियन ए का डायग्राम रिप्रेजेंट करना है, तो वो भी सेम टू सेम इसी टाइप से होगा, क्योंकि आपको पता है कि ए यूनियन बी इक्वल टू होता है बी यूनियन ए। वहाँ पर हमने प्रॉपर्टीज देखी थी इसकी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वो यही थी। तो आप बी यूनियन ए करोगे तब भी ऐसा डायग्राम आएगा, और ए यूनियन बी करेंगे तब भी सेम टू सेम इसी टाइप का डायग्राम आएगा। ठीक है, देन एक हमने वहाँ पर ये भी देखा था ए सब्ट्रैक्शन बी, उसमें हम क्या करते थे कि ए के एलिमेंट्स में से बी के एलिमेंट्स को रिमूव कर देते थे, मतलब वहाँ पर सिर्फ ए वाला पोर्शन ही आता था, उसमें जो बी वाला पोर्शन होता था उसको हम रिमूव कर देते थे। तो इसका अगर हम वेन डायग्राम बनाए तो किस टाइप से बनेगा, तो मैं इसको भी कॉपी कर लेता हूँ पहले। देन ए में से हम बी के एलिमेंट को सप्रेशन कर रहे हैं,
तो यहाँ पर सिर्फ ये ए वाला पोर्शन ही आएगा, ठीक है। आपको पता है कि ए वाला जो सेट है वो पूरा यहाँ तक आ रहा है, लेकिन उसमें बी वाला भी कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर बी वाला इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। अगर इस टाइप से ये आधा चांद हमने शेडेड किया है तो ये हो जाएगा ए सब्ट्रैक्शन बी का वेन डायग्राम, ठीक है। इसी टाइप से अगर हमको बी सब्ट्रैक्शन ए का वेन डायग्राम बनाना है तो वहाँ पर हम किस चीज़ को सेलेक्ट करेंगे, सिर्फ बी वाले सेट को ही सेलेक्ट करेंगे और जो कॉमन पार्ट आ रहा है उसको हम सेट नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ से ए के एलिमेंट हमने रिमूव कर दिए हैं इस टाइप से, ठीक है। ये हो गया बी सब्ट्रैक्शन ए, बी के एलिमेंट में से हमने ए के सारे एलिमेंट को रिमूव कर दिया है। तो आई थिंक अब आपको समझ में आने लग गया होगा कि वेन डायग्राम हम किस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। देन और हम देखते हैं कुछ, जैसे अभी हमने ए सब्ट्रैक्शन बी को यहाँ पर इस टाइप से रिप्रेजेंट किया था। देन अगर वहीं पर हमको इसका कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंट करना होता इस टाइप से, इसका कॉम्प्लीमेंट, तो आपको पता है कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है कि उसमें ए सब्ट्रैक्शन बी वाले एलिमेंट नहीं आना चाहिए, बाकी सारे एलिमेंट चलेंगे। तो इस कंडीशन में जब हमको कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना होगा तो हम जो ये पोर्शन भरा हुआ है इसको छोड़ के बाकी का जो भी पोर्शन आ रहा है इसमें, इस सबको शेडेड कर देंगे। तो ये हो जाएगा ए सब्ट्रैक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, उसमें ये बी वाला भी पूरा शेडेड हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि सिर्फ ए वाले को छोड़कर बाकी का जितना भी पोर्शन था वो उसका क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट निकालना कितना इजी है। सबसे पहले हमने ए सब्ट्रैक्शन बी को यहाँ डायग्राम बनाया था और उसी को हमने क्या कर दिया, यहाँ से हटा दिया, तो ये हो गया उसका कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि जब भी इस टाइप से डायग्राम आएगा तो आप समझ जाएंगे कि ये ए सब्ट्रैक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट का डायग्राम है, ठीक है। देन इसी जगह पर अभी हमने बी सब्ट्रैक्शन ए का डायग्राम बनाया था यहाँ पर, तो उसमें हमने ये वाला पोर्शन फिल किया था। देन अगर हमको इसी का कॉम्प्लीमेंट फिल करना हो तो क्या करेंगे, जो ये पोर्शन है इसको छोड़ देंगे और बाकी का जितना भी पोर्शन है उसको हम क्या कर देंगे, शेडेड कर देंगे। तो ये हो जाएगा बी सब्ट्रैक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट। देन यहाँ से ये वाला पोर्शन हम रिमूव कर देंगे। अब ये हो गया बी सब्ट्रैक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं और अच्छे से इसको समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर सारे बेसिक वेन डायग्राम्स को डिस्कस किया और जो बाकी के बचे हुए हैं वो सिर्फ 4 वेन डायग्राम में बचे हैं जो आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 5 में दिए हुए हैं। तो अब उनको भी यहाँ पर बना लेते हैं और क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 5। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, ड्रॉ एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। इन सब के हमको वेन डायग्राम्स बनाना है ना। तो आप देखेंगे कि ये क्या है। अगर फर्स्ट और सेकंड हम देखें तो ये डी मॉर्गन्स लॉ ही है जो हमने अभी पिछले वाले वीडियो में पढ़ा था। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ये फर्स्ट वाला एक डी मॉर्गन्स लॉ है और सेकंड वाला भी एक डी मॉर्गन्स लॉ ही है। यहाँ पर आपको अलग अलग करके दे दिया है। तो पिछले वाले वीडियो में हमने उसको वेरीफाई किया था एलिमेंट का यूज़ करके, लेकिन यहाँ पर हम इसको अब वेन डायग्राम के थ्रू भी वेरीफाई करके बताएंगे कि ये रियल में इक्वल होता है, ठीक है। देन स्टार्ट करते हैं, हम यहाँ पर बनाते हैं ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो मैं एक बार कॉपी कर लेता हूँ पिछले डायग्राम को ना। अब हमको यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हम रिप्रेजेंट करते हैं ए यूनियन बी को। तो ए यूनियन बी क्या होता है कि उसमें ए का पोर्शन भी आएगा और बी का पोर्शन भी आएगा, और जो दोनों में कॉमन है वो सिर्फ एक बार ही हम काउंट करते हैं। तो ये हो जाएगा ए यूनियन बी पूरा। ये अभी हम थोड़ी देर पहले बना चुके हैं, ठीक है। देन अब हमको इसका कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंट करना है। तो कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा कि ये जो पोर्शन है इसको छोड़कर बाकी का जो भी पोर्शन होगा वो सारा इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। आपको पता है कि हम कॉम्प्लीमेंट किस टाइप से फाइंड करते हैं, यूनिवर्सल सेट में से उसको रिमूव करके। तो ये पूरा यूनिवर्सल सेट है, उसमें से हम ये जो पोर्शन हमने सेट किया इसको रिमूव कर देंगे। तो इसका मतलब ये जो बाकी पूरा बचा ये क्या हो जाएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हम सेट कर देते हैं। देन ये वाला पार्ट हम क्या करेंगे, अब रिमूव कर देंगे ना। तो ये डायग्राम हो गया आपका ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट का, ठीक है। देन अब हम देखते हैं इसका सेकेंड वाला, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट ना। तो ये थोड़ा सा लॉजिकल है, इसको आप ध्यान से देखिएगा।
इसमें हमको दोनों के कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेंगे और उसका हमको इंटरसेक्शन करना पड़ेगा। जो पिछला वाला था उसमें हमको ए यूनियन बी साथ में दिया था, तो उसका डायग्राम हमने साथ में बनाया, लेकिन इसका डायग्राम यहाँ पर अलग अलग बनेगा। सबसे पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट का बनाएंगे, फिर हम बी कॉम्प्लीमेंट का बनाएंगे और फिर उन दोनों का इंटरसेक्शन देखेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर डायग्राम कॉपी कर लेता हूँ। देन सबसे पहले हम बनाते हैं ए का कॉम्प्लीमेंट। तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए को छोड़कर सारा, ठीक है। तो यहाँ पर ए को छोड़कर बाकी जो भी पोर्शन होगा वो ए का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो हम यहाँ से ए को छोड़ देंगे, ठीक है। ये सेट ए को मैंने छोड़ दिया, बाकी का पूरा हमको यहाँ पर लेना है ना। ये हो गया ए का कॉम्प्लीमेंट। आप देख रहे हैं सिर्फ ए को मैंने छोड़ा है, बाकी का पूरा पोर्शन मैंने ले लिया है। देन अब बात करते हैं बी के कॉम्प्लीमेंट की। तो सेम टू सेम बी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा कि बी वाले को छोड़ के बाकी का सारा पोर्शन हो जाएगा बी का कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ से हम बी वाले को छोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अलग कलर यूज़ कर लेता हूँ, रेड यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ पड़ जाए। ना तो आप देख रहे हैं कि बी के कॉम्प्लीमेंट में मैंने क्या किया, सिर्फ बी वाले को छोड़ के बाकी का पूरा पोर्शन मैंने यहाँ पर रेड कलर से शेडेड कर दिया है, ठीक है। अब हमको इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो आपको पता है इंटरसेक्शन किसको बोलते हैं, जो भी कॉमन एलिमेंट्स होते थे उनको हम बोल देते हैं इंटरसेक्शन। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इन दोनों का कॉमन पॉइंट कौन सा निकल रहा है, ये आप देख रहे हैं जहाँ पर रेड भी है और येलो कलर भी है, वो क्या होगा, इन दोनों का कॉमन पार्ट हो जाएगा। तो सिर्फ वही पार्ट को हम शेडेड रहने देंगे, बाकी का पार्ट हम यहाँ से हटा देंगे। तो वो हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो आप देख रहे हैं ये रेड और येलो जो दोनों यहाँ पर है वो कॉमन पार्ट हो जाएगा हमारा, ठीक है। ये पूरा कॉमन पार्ट है और जहाँ पर ये सिंगल दिख रहा है कॉमन पार्ट नहीं है, ठीक है। इसको हमने यहाँ से रिमूव कर दिया। ये हो गया आपका ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। और आप देखेंगे कि अभी जो पिछला वाला क्वेश्चन था वहाँ पे हमने जो बनाया था डायग्राम, वो वाला डायग्राम भी सेम ही है। देखेंगे आप यहाँ पर भी यही वाला पोर्शन छूटा हुआ है और हमने यहाँ पर जब बनाया तो भी यही वाला पोर्शन छूटा हुआ है, बाकी का पोर्शन पूरा कवर हो गया है। तो इससे हमारा ये वाला लॉ भी वेरीफाई हो गया कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल होता है ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। यही था डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है। पिछली बार हमने इसी को एलिमेंट्स के थ्रू वेरीफाई किया था, इस बार हमने इसको वेन डायग्राम के थ्रू वेरीफाई कर दिया है, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। देन थर्ड वाला देखते हैं हम यहाँ पर। थर्ड वाले में क्या दिया है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। तो पहले बनाते हैं, हम इसको कॉपी कर लेता हूँ डायग्राम। देन सबसे पहले हम ए इंटरसेक्शन बी को सेलेक्ट करते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, जो ए में भी है और बी में भी है। मतलब इंटरसेक्शन फाइंड करते समय हम क्या देखते थे, इन दोनों के कॉमन एलिमेंट देखते थे। तो इसका मतलब जो ए और बी में कॉमन वाला पार्ट होगा वो हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, मतलब कि ये वाला, ठीक है। देन अब हमको इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो ये वाला पार्ट छोड़कर बाकी का जितना भी पोर्शन होगा वो हो जाएगा इसका कॉम्प्लीमेंट। क्योंकि कॉम्प्लीमेंट में हम वही करते हैं कि यूनिवर्सल सेट में से उस पार्ट को रिमूव कर देते हैं। तो यहाँ पर भी हम वही करेंगे कि यूनिवर्सल सेट में से ए इंटरसेक्शन बी के पार्ट वाले को हम रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो बाकी का पार्ट कौन सा बच रहा है, ये पूरा पोर्शन, ठीक है। ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। नो, और ये वाले पार्ट को हम क्या कर देंगे, अब रिमूव कर देंगे, ठीक है। ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। देन फोर्थ वाला देखते हैं हम, इसका ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, तो इसको भी हमको उसी तरीके से करना पड़ेगा। सबसे पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट को फिल कर देते हैं, देन बी कॉम्प्लीमेंट को फिल कर देते हैं और उन दोनों का यूनियन कर लेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले कॉपी कर लेता हूँ मैं डायग्राम को यहाँ पे। देन ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ए को छोड़कर सारा पार्ट। तो ये हो जाएगा इस टाइप से। अभी हम ए को छोड़ के सारा पार्ट फिल कर देते हैं यहाँ पर। देन अब बात करते हैं बी के कॉम्प्लीमेंट की। तो बी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, बी को छोड़कर बाकी का सारा पार्ट। तो फिर से ये फिल होगा एक बार। यहाँ पर हम बी को छोड़ रहे हैं, ठीक है। देन अब बात करते हैं हम इसके यूनियन की। तो यूनियन क्या होता था कि उसमें ए के एलिमेंट भी आते थे और बी के एलिमेंट भी आते थे, और जो दोनों में कॉमन होता था उसको हम एक बार काउंट कर लेते थे।
तो यहाँ पर ये ए वाला सेट भी पूरा आ जाएगा, बी वाला भी आएगा, और जो हमने कॉमन भरा उसको हम एक बार काउंट करेंगे। तो यही डायग्राम होगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का। ठीक है, इसमें से अब हमको कोई रिमूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इंटरसेक्शन वाला पार्ट ऑलरेडी रिमूव किया हुआ ही है। ठीक है, उसको हमने भरा ही नहीं था। तो ये हो जाएगा आपका ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, और यही डायग्राम अभी हमने पिछले वाले में भी बनाया था। ठीक है, इसको ही बोलते थे हम ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर डी मॉर्गन्स का दूसरा वाला लॉ भी पूरी तरीके से वेरीफाई हो गया है। ठीक है, यही चीज़ हमको यहाँ पर भी मिल गई है। ठीक है, तो हमने डी मॉर्गन्स लॉ को दोनों तरीके से वेरीफाई किया है। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। तो आई थिंक अब आप अच्छी तरीके से वेन डायग्राम्स को समझ गए होंगे। थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे आप तो आपको ये बहुत सिंपल लगेगा। ठीक है, देन नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमको इस टाइप से सेट नहीं करना है, वहाँ पर हम इसके एलिमेंट्स के जो नंबर्स होंगे उस पर वर्क करेंगे। ठीक है ना, तो आपकी वाली एक्सरसाइज यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।